हमारा पहला काम होगा इनिशियल सीड जो है वो आप ढूंढेंगे। इनिशियल सीड या सीड्स जो भी है आप इसके अंदर इसको ढूंढेंगे। इनिशियल सीड का मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने ये सब चीज़ें तो हमें नज़र आ रही है, हाँ कर दी रिकॉर्डिंग ऑन। जैसे अभी तो हमें नज़र आ रही है सारी चीज़ें, तो हम देख के सारी बातें कर रहे हैं। वैसे तो ये डेटा ऐसे दिया हुआ होगा टेबुलेटेड फॉर्मेट में, तो आप नॉर्मली इन्हीं में से किसी को इनिशियल सीड कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक इनिशियल सीड ये वाला हो गया और एक इनिशियल सीड ये वाला। अगर आपने कहा 2 क्लस्टरिंग करनी है तो वो इस डेटा में से भी हो सकता है और इसके बाहर में से भी केस हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर वो इस डेटा में से नहीं है तो मिसाल के तौर पे वो 2 इनिशियल सीड आपने ये ले ली, और इस डेटा में से है तो आपने हो सकता है कि एक इनिशियल सीड ये ले लिया। ये सब तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपने कौन सी पिक की। यहाँ पे अगर आपने एक ये पिक की और एक ये पिक की तो ग्राफ में नजर आ रहा है कि कौन सी पिक की नहीं, तो वो एक ये और एक ये भी हो सकती है। और इवन कि अगर आपने रेंडमली पिक किया, क्योंकि इनिशियल सीड रेंडमली पिकिंग होती है, हो सकता है एक ये पिक कर लिया हो और एक ये पिक कर लिया। तो अगर आपने ऐसा कर लिया है, यानी इसका मतलब है क्लस्टरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्लस्टरिंग जो है इज टोटली डिपेंड ऑन द इनिशियल सीड। इनिशियल सीड क्या लिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा इनिशियल सीड पिक किया। आपको नजर कुछ नहीं आ रहा और नजर नहीं आ रहा तो आपने इनिशियल सीड पिक कर ली। ये दोनों भी पिक हो सकते हैं, इसकी बेसिस पे एक क्लस्टर बनेगा। ये दोनों भी पिक हो सकते हैं, इसके बेसिस पे एक क्लस्टर बनेगा। ये दोनों भी हो सकते हैं, इसके बेसिस पे क्लस्टर। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आपने इनिशियल सीड कोई भी पिक किया, जैसे कि डायग्राम में इन्होंने शो किया है कि मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि हमने ये 2 इनिशियल सीड पिक कर ली, ये दोनों आपके उससे बाहर है जो डेटा दिया हो सकता है, डेटा वाले भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो एक इनिशियल सीड जो है वो ये है और एक इनिशियल सीड ये है। अब करना क्या है, सवाल ये, अब करना ये है कि ये मिसाल के तौर पर ये वाला जो डेटा है, एक पहला सुनने की कोशिश करना, हम इसका इससे भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है, या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस जो भी आप करें, और इसका इसके साथ भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बात समझ आ रही है? दोनों में से ये जिसमें करीब यानी क्लोज शो होगा हम उसके साथ इसकी क्लस्टरिंग कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका mu1 का नाम दूं, यानी सेंट्रल नंबर 1, इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड नंबर mu1, और इसको अगर हम सेंट्रॉइड नंबर mu2 का नाम दें और ये डेटा नंबर 1 हो, x1, समझ में आ रही बात है, डेटा नंबर x1 हो ये वाला, तो हम x1 का mu1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और x1 का mu2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट होने के बाद जिससे डिस्टेंस कम आएगा, ठीक है, वो उस तरह से, यानी अगर इस डेटा का डिस्टेंस इससे कम आया तो हम कह देंगे कि ये वाला जो डेटा है, ये जो डेटा आपके पास है, इसको हम कहेंगे इसका डिस्टेंस C1 नाम देंगे इसको, और सेंट्रॉइड 1 और C1 विच इज इक्वल टू, यानी जो इसका सेंटर है पहले डेटा का वो हम यहाँ पे 1 कह देंगे, ये 1 डेटा से बिलोंग करता है, यानी 1 वाले सेंट्रॉइड से बिलोंग करता है। इसी तरह से जब हम इसको इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, इस वाले को कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये वाला डेटा, तो मैं अगर इसका कलर चेंज करके काम करूं तो इसका डिस्टेंस भी आप इससे निकालेंगे, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है वो आप इससे भी निकालेंगे। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये डेटा नंबर 2 था, ठीक, तो आपने डेटा नंबर 2 को mu1 से भी कैलकुलेट किया, mu2 से भी कैलकुलेट किया, किससे करीब इसका रिजल्ट आ रहा है, तो आप कहेंगे कि C2 का रिजल्ट जो है, यानी C2 हम नाम दे रहे हैं इनके डिस्टेंस को, और कौन सा डिस्टेंस, जो सेकंड नंबर डेटा है, और ये इत्तेफाक है कि ये जो है वो सेंट्रॉइड नंबर 2 से बिलोंग करता है। एज्यूम करो कि हम अब इसकी बात करते हैं समझाने के लिए, ऐसा ना हो कि आप समझो कि 1 जो है 1 ही के पास जाएगा, 2 2 के पास जाएगा, ये तो मैं इत्तेफाकन ऐसा हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि इस तरह हो रहा है, तो अब आप देखें इस डेटा का डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, और इस डेटा का डिस्टेंस जो है वो इससे निकालेंगे, ये तीसरा डेटा है, इसको मैं अगर x3 कह रहा हूँ, लेकिन हमें नहीं पता कि x3, ये x3 की बात हो रही है, तो ये x3 जो है वो हमें नजर आ रहा है कि x2 से करीब, x1 से करीब है। इसका मतलब है कि इसको मैं मार्क कर दूंगा, जो C3 डेटा है उसका सेंट्रॉइड ऑफ C3 जो है वो फर्स्ट सेंट्रॉइड है, यानी पहले वाला सेंट्रॉइड है इसका। तो इस तरह से ये मार्किंग होती चली जाती है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा डेटा जो है वो किस तरफ जो है वो प्रोसीड कर रहा है, और इस तरह क्लस्टर बनना शुरू होता है। ठीक है, एक दो सवाल मैं देख लेता हूँ।
सर हम तो लेबल देख कर डिसाइड कर, कहाँ लेबल तो देखा ही नहीं हमने, लेबल तो है ही नहीं हमारे पास, इसमें कहाँ लेबल है, कहीं पे लेबल नहीं है। और कर रहे हैं ना क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन, नहीं ये क्लासिफिकेशन इशू है, और अभी हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे बल्कि डेटा की क्लस्टरिंग कर रहे हैं, यानी उसको क्लासिफाई बनाने के लिए टारगेट उसका यानी लेबल कर रहे हैं इसको। अली शेर साहब, यहाँ पर हर डेटा जो है वो कैलकुलेट करना है जी, हर डेटा को हर क्लस्टर के साथ डिस्टेंस निकालना होगा। पहले डेटा को उठाया उसके सब सारे, अगर 3 क्लस्टर हो तो 3 डिस्टेंसेस निकले, ठीक है, इस वक्त 2 हैं। तो या सर ये सेंट्रॉइड की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सेंट्रॉइड की वैल्यू, ये जो सेंट्रॉइड है ये वाली इसकी वैल्यू क्या है, कैसे निकलेगी, बिकॉज अगर u1 एंड u2 करीब होंगे तो फिर मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल होगा, तो इसको भी हम सही करने का तरीका सीखेंगे जरिए आपसे, किस तरह से सेंट्रॉइड पिक किए जाएं, ठीक है, ये भी हम आगे सीख लेंगे कि सेंट्रॉइड पिक करने का क्या तरीका होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। और सेंट्रॉइड भी बेसिकली नॉर्मली अच्छा तरीका तो यही होता है, और सुनिएगा, अच्छा तरीका तो यही होता है कि जब आपका डेटा दिया हुआ हो और उसके लेबल नहीं दिए हुए हों, तो सेंट्रॉइड जो होता है वो इन्हीं में से किसी एक डेटा को ले लिया जाता है। और सुना क्या कह रहा हूँ, अभी तो उन्होंने बाहर से लिया हुआ नजर आ रहा है ना, लेकिन अच्छा तरीका ये है, अगर मैं इसको क्लियर करूँ, तो अच्छा तरीका ये है कि इंस्टेंट ऑफ के ये वाला डेटा मैं पिक करूँ, ठीक है, मैं इन्हीं में से किसी को सेंट्रॉइड ले लूँ, एक सेंट्रॉइड मेरा ये वाला है और एक सेंट्रॉइड मेरा ये वाला है, यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे इस तरह करता हूँ, मैं इसको अगर डिलीट मार दूँ, ठीक है, तो मैं इन दोनों को सेंट्रॉइड लेने के बजाय मैं ये कर सकता हूँ बआसानी कि मैं जो हूँ वो इनको सेंट्रॉइड ना लूँ, बल्कि एक सेंट्रॉइड इसको ले लूँ, अब मुझे पता नहीं मैं रैंडमली पिक कर एक सेंट्रॉइड, अब जो डेटा है वो बेसिकली इनके साथ, यानी एक सेंट्रॉइड ये हो गया, एक सेंट्रॉइड ये, सेंट्रॉइड तो रैंडम पिकिंग है ना, तो अब जो डेटा है वो बेसिकली इनके साथ डिस्टेंसेस निकालेंगे, इसके साथ और इसके साथ, दूसरा डेटा भी इसके साथ और इसके साथ, और जिससे करीब होगा उसकी तरफ उसको भेज देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से, और अगर अगर आपने डेटा के बाहर से सेंट्रॉइड लिया तो एट्रीब्यूट्स इसके वही होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो 3 एट्रीब्यूट्स हैं इसके, तो इस सेंट्रॉइड के भी 3 ही एट्रीब्यूट्स होंगे इसी जैसा मैसेज, ठीक हो गया। अच्छा जी, देख अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे जाएं तो मैं आंसर अभी आपको दोबारा क्वेश्चन लेता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी कि जब हमने डिस्टेंस निकाल लिए तो ये सिचुएशन हमें मिल जाएगी। देखिए इन्होंने ब्लू और रेड कर दिया, पहले ब्लू और रेड नहीं था, पहले ब्लू और रेड नहीं था, अब इन्होंने ब्लू सारे ग्रीन थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, हर डेटा का दोनों सेंट्रॉइड से डिस्टेंस लिया और जो जिसके करीब होता गया वो कलर उसको मार्क कर दिया इस वक्त, यानी उसके रीजन में डाल दिया, ठीक है। तो हमने कहा कि देखें पहली दफा जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें ये मिला, जरा समझने की कोशिश करना भाई, क्या हुआ कि ये दोनों सेंट्रॉइड लिए गए थे, तो ये सारे डेटा जो है ब्लू को मिल गए और ये सारे डेटा जो है रेड को मिल गए, ये क्लियर हो गई बात भाई, रजान साहब, अली शेर साहब, बाकी 10 स्टूडेंट और जो दूसरे जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो कायनात ने भी एक सवाल पूछा था, मुझे याद नहीं, ठीक है, बाकी सब समझ में आ रहा है। तो हमारे पास वेरी गुड वेरी गुड, तो इस वक्त हमने क्या किया, देखो सुनना गौर से, दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें, एक तो ये कि हमें रैंडम पिक करना है सेंट्रॉइड, जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, कि हमें नंबर 1 इशू, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने सेंट्रॉइड होने चाहिए, यानी जितने क्लस्टर होंगे उतने सेंट्रॉइड होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कितने क्लस्टर हैं, ये एक इशू है। दूसरा ये कि जो रैंडम क्लस्टर पिक किया जा रहा है वो सही जगह पे पिक किया गया है या नहीं पिक किया गया, ये दूसरा इशू, ये दो मेजर इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं जो कि अभी हम इसको कैटर नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये कैटर कर रहे हैं कि सेंट्रॉइड कैसे और क्लस्टर कैसे बनाते हैं, बाकी जब ये समझ आ जाएगा तो अगले वाली बात को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त क्या हुआ कि जो डेटा था उसमें से एक रीजन ये वाला पार्ट जो है वो बेसिकली इसको मिल गया, नीचे वाले पार्ट को, और ये इसको मिल गया, इस वाले दो सेंट्रॉइड के बेस। अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा आंसर हो गया, नहीं, इसको हम इटरेटिवली करते रहते हैं, क्या कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे कि ये जो डेटा आपको दिया गया ना, ये वाला जो इसको मिल गया है, इसका हम मीन निकालेंगे,
ठीक है, इसका हम निकालेंगे मीन। और अगर ये कैटेगरिकल डेटा होगा तो निकालेंगे मॉड। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, मीन और मॉड। तो इसका हम निकालेंगे मीन और इसका निकालेंगे मीन। बहुत सुनिए, मीन निकालेंगे तो यकीनन एक नया पॉइंट, सिंगल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो पॉइंट हमें नया मिलेगा उसको हम नया सेंट्रोइड कहेंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि whenever you will get the first cluster it is not essential कि यही सही आपका सेंट्रोइड होगा, ओ क्लस्टर होगा। तो अब आप इसको इटरेटिवली आगे करते रहेंगे। तो ये जो डेटा दिया गया है इसका आप निकालेंगे मीन। मीन बेसिकली एक जर्नलाइज वर्ड है। अगर ये कैटेगरिकल डेटा है, इसके इंस्टेंसेस जो है वो कैटेगरिकल दिए हुए, तो मॉड निकाल लेंगे वरना मीन निकाल लेंगे। और मीन निकालने से जो नई वैल्यू मिलेगी वो नया सेंट्रोइड होगा इस वाले साइड का, और इसका भी मीन निकालने पे जो नई वैल्यू होगी वो नया सेंट्रोइड होगा इस वाले का। तो ये आप कहेंगे कि अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि जब हमने सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, कि गौर से देखने क्या बता रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसने एमडी ने। तो वो ये कहता है कि अब हुआ ये कि जब हमने मीन निकाला तो ये वाला जो पहले हमें मिला था सेंट्रोइड, एक्चुअल में जो हमने पिक किया था जिसकी वजह से सारा डेटा हुआ था, अब नया सेंट्रोइड ये हो गया मीन निकालने पे। ठीक हो गया? और इस ये वाला मीन निकालने पे नया सेंट्रोइड जो है वो ये हो गया। ये बात समझ आ गई? ये दो सेंट्रोइड जो हमें मिल गए। अब ये सेंट्रोइड खत्म और ये सेंट्रोइड, और सुनिएगा, ये दोनों सेंट्रोइड खत्म और नए अब क्या होगा, इस जो मैं कह रहा हूँ ना उसको गौर सुनो बिलाल। अब इस नए सेंट्रोइड के बेसिस पे दोबारा सारी कैलकुलेशन होगी। अब हम नहीं सोचेंगे कि ये किसके पास था, ये किसके पास था, ये किसके पास था, रेड वाला किसके पास था। अब हम दोबारा सारी कैलकुलेशन करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे इस ब्लू की, इस वाले ब्लू डेटा की जो पहले ब्लू में था, अब हमें नहीं पता ये ब्लू में रहा है नहीं रहा, क्योंकि मीन थोड़ा सा सेंट्रोइड मूव हो गया, सेंट्रोइड मूव हो गया। अब हम इस डेटा का इससे दोबारा से डिस्टेंस निकालेंगे और इससे दोबारा डिस्टेंस निकालेंगे। समझ आई बात है? हो सकता है, पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% श्योर, लेकिन पॉसिबल ये है कि अब ये डेटा इसके साथ नियरेस्ट हो जाए और इससे अवे हो जाए, क्योंकि मीन मूव हुआ है, यानी सेंट्रोइड मूव हुआ है, मीन नहीं यानी सेंट्रोइड मूव हुआ है। तो अब अगर ये अगली दफा में इसके साथ नियरेस्ट दिखा रहा है तो हम इसको रेड मार्क कर देंगे। समझ आई बात है? इसी तरह से इसको देखो गौर से, इस वाले डेटा को देखो गौर से, ये पहले रेड से करीब था, ठीक, लेकिन अब अगर हम इसका इससे डिस्टेंस निकालें ब्लू के साथ और इस वाले के साथ डिस्टेंस निकालें तो अब आपको किससे करीब नजर आ रहा है? ब्लू से। तो अब हम इसको नेक्स्ट इटरेशन में ब्लू से मार्क कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब डेटा दोबारा से रीशफल होगा, यानी दोबारा से जो है वो चेंज आएगा उसके अंदर। तो वो क्या, मैं आंसर सबके देता हूँ थोड़ी देर में। अब क्या चेंज आएगा वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जब ये मूव हो गया तो दोबारा से हमने इक्विलेटरल डिस्टेंस दोबारा कैलकुलेट किया सबके साथ, और जब इक्विलेटरल डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो उसने कहा देखो अब मूवमेंट के बाद ये रिजल्ट आ गया। थोड़ा चेंज नजर आ रहा है, सेंट्रोइड ये आ गया था नया और डेटा जो है वो अब ये हो गया। ये सारे ब्लू जो है इसको मिल गए और ये सारे रेड इसको मिल गए। पहले देखो किस तरह का था, पहले ये हुआ था, ये थोड़े से ऊपर वाले डेटा भी इसको मिल रहे थे, लेकिन अब ये डेटा जो है वो रेड के पास चले गए। हमें नजर आ रहा है कि जब ये सेंट्रोइड इधर मूव हुआ तो ये वाले डेटा जो है वो ब्लू के पास आ गए, और जब ये नया क्लस्टर जो बनाया है हमारे पास, अभी फाइनल नहीं हुआ, ये फाइनल कब होगा तो हम देखेंगे। ये जो नया क्लस्टर बनाया है हमारे पास, यहाँ से शुरू हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो क्लस्टर एक ये है और एक नया क्लस्टर नीचे की तरफ है, ये ब्लू को मिल गया और ये सारा रेड को मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका मीन निकालेंगे और इसको मूव करेंगे, फिर इसको भी मीन निकालेंगे और इसको मूव करेंगे। तो जब इसको मूव करेंगे तो उन्होंने दिखाया कि देखो मूवमेंट करके ये कहाँ चले गए। अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। तो ये देखो नजर आ गया कि ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया और ये वाला ब्लू यहाँ से मूव करके यहाँ। अब ये दोनों कंसीडर नहीं होंगे अगली कैलकुलेशन में, ये दोनों का जब ये दोनों नए सेंट्रोइड आ गए तो फिर दोबारा से रिकैलकुलेट किया जाएगा सारे डेटा के लिए कि अब कौन किसके पास है। तो जब रिकैलकुलेट किया तो देखो रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। समझ आई बात है? अब देखो किस तरह से क्लस्टर के पहले ऐसे लंबे लंबे में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टाइप नजर आता, अब ऐसे वर्टिकल नजर आ रहा है। अब ये सारा उधर चला गया और सारा इधर आ गया। उसके बाद फिर हम इसको आगे मजीद फर्दर मीन निकालेंगे और मीन निकाल के इसका सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे और सेंट्रोइड निकाल के देखो सेंट्रोइड इसने दिखाया कि यहाँ से यहाँ आ गया और ये इसके बाद ये मजीद फर्दर इस तरह से क्लस्टर हो गया और ये बढ़ता चला जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है, मैं अभी सवालात आपके नहीं दे रहा, अभी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब ये टाइम काफी हो गया था तो मैंने कहा थोड़ा सा स्लाइड मूव कर लूँ फिर आपके सवाल लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब सवाल रेज ये हो सकता है कि सर ये हम कब तक करते रहेंगे। ये बात
के सेंट्रॉइड का मीन लेते रहें, जो नया क्लस्टर उसका मीन ले, नया सेंट्रॉइड बनाए, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करें, कब तक लेंगे? इसके इसको रोकने के तीन डिफरेंट स्टेप्स हैं, 3 डिफरेंट तरीकों से हम सोचते हैं कि ये रुकेगा। जी आप भी सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा कि कब तक ये होता रहेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग यू विल इटरेट लाइक दिस वे। तो पहला आंसर इसका ये है कि जब आपके सेंट्रॉइड जब मीन लें और सेंट्रॉइड की मूवमेंट रुक जाए। दोबारा बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ स्लाइड में आ जाएगा, मैं कभी ऐसी पहला ऑप्शन यानी सवाल ये था कि आप कब तक इसको इस तरह करते रहेंगे कि मीन लेते रहें और फिर उसके बाद कैलकुलेट करते रहें। तो आप कहेंगे नंबर 1, जब आप मीन लें और सेंट्रॉइड मूव ना हो तो आप कह देंगे इसका मतलब ये हुआ कि अब मूवमेंट इसकी नहीं करनी। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन कि जब आप मीन लें और दोबारा से सारी कैलकुलेशन करें और डेटा के अंदर चेंजेस ना आए, जो डेटा जहां जिस क्लस्टर में था उसी क्लस्टर में रह जाए, तो आप इसकी मूवमेंट छोड़ देंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे अहम है, वो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ SSE, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, यानी एक कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे और स्क्वायर फंक्शन इसका कैलकुलेट करेंगे, यानी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे, और वो डिस्टेंस में अगर चेंज ना आए, ठीक है, जब यकीनन जब ये सेंट्रॉइड में चेंजेस नहीं आएगा, गौर सुनना मैं फिर समझाता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर एरर क्या होगा? मिसाल के तौर पे इस सिचुएशन में आपने मीन लिया और ये वाला मूव नहीं हुआ, और हुआ भी तो सिर्फ इतना सा मूव हुआ, मिसाल दे रहा हूँ मैं, इतना सा मूव हुआ, और ये वाला भी मूव नहीं हुआ और ये वाला सिर्फ इतना सा मूव हुआ। ठीक है, तो जो पहले रेड कलर में था आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे J ऑफ वाला। ठीक है, आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे इस सेंट्रॉइड से सारे क्लस्टर का और सारे डेटा का, और इस सेंट्रॉइड से सारे पुराने वाले यानी ब्लू वाले से, और एक रिजल्ट यहाँ पे लिख लेंगे सम कितना आ रहा है इसका। और उसके बाद जब मूव किया आपने कि एक क्लस्टर यहाँ, एक क्लस्टर का सेंटर यहाँ आ गया, और उसके बाद दोबारा से सारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया और उसके बाद फिर एक रिजल्ट आया और इन दोनों का रिजल्ट बहुत थोड़े से फर्क के साथ है, तो आप कहेंगे कि इसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला जब सामने आएगा तो मैं मजीद उसको समझाऊंगा। तो ये वो, अब इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो ये कि रैंडम आप 1-2 क्लस्टर लेंगे, 3 क्लस्टर लेंगे और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे और उसको इटरेटिवली मूव करते रहेंगे, उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक के सेंटर की मूवमेंट ना रुक जाए, डेटा बाहर निकलना खत्म ना हो जाए, या SSE जो है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, ये मैंने 3 बातें बताई, इस बेसिस पे मैं आपका सवाल लेता हूँ, फिर हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। पहला सवाल जो है वो मैं लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ किसने पूछा, बिलाल साहब ने, कि सर जब सेंट्रॉइड आउटसाइड ऑफ द डेटा यूज करेंगे तब ऐसा होगा या दोनों सूत्रों में ऐसा ही होना है, चाहे इंटरनल ले चाहे। और देखो मैंने आउटसाइड का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि इन्होंने स्टार्ट ही आउटसाइड से किया, तो मुझे मजबूर हूँ। वैसे मैं मतलब हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो सेंटर पॉइंट पहला पिक करें ना, वो डेटा के अंदर से पिक करें rather than कि बाहर से पिक करें, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बाहर से पिक कर सकते हैं। लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि आप पहला सेंट्रॉइड, पहली सीड, फर्स्ट सीड जो सिलेक्ट करें वो डेटा से। बिलाल का आंसर ये 132 पे जो आंसर पूछा गया, 133 PM पे जो आंसर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, सर व्हाट इज न्यू सेंट्रॉइड आउट ऑफ डेटा चलाया जाएगा, आउट ऑफ डेटा चला जाएगा। जी, जब पहला सेंट्रॉइड तो आप यकीनन अगर डेटा में से ही पिक कर लेते हैं तो अगला सेंट्रॉइड तो यकीनन वो आउट ऑफ डेटा ही होगा, क्योंकि जब आप मीन लेंगे तो जरूरी नहीं कि वो डेटा वाला हो। ठीक है, वो तो आउट ऑफ डेटा ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही अगर यही सवाल पूछा है आपने। तीसरा सवाल फैजान साहब का, सर ये तो प्रीवियस सेंट्रॉइड होगा वो फिर डिलीट हो जाएगा। जी, प्रीवियस सेंट्रॉइड डिलीट हो जाएगा, उसकी वर्क खत्म। सर फिर हम कब तक, ये तो मैंने बता दिया ना फैजान, कब तक करेंगे कैलकुलेट, और उसका फॉर्मूला भी अभी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा तीसरा सवाल वसीम साहब का है, जब लास्ट मीन और नया मीन में ज्यादा डिफरेंस, हाँ ये बात बिल्कुल आपने सही जवाब आंसर खुद ही दे दिया। कब तक चलाएंगे कि लास्ट मीन और न्यू मीन के अंदर मूवमेंट नहीं हो, तो फिर हम जो है वो रोक देंगे। और ये बातें अच्छी हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है ना वो है मिनिमम SSE, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। जब आपका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मिनिमम हो जाए
तो आप रोक देते हैं। ये अच्छा जुमला है, यानी बाकी सारे जुमले भी सही हैं कि आप कहेंगे सेंट्रॉइड का मूवमेंट मिनिमम हो जाए, या जो डेटा है वो बाहर कम निकले, तो ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई ना। बस ये कंफ्यूजन ये है कि दोनों सीट को ऐसे कैसे पिक करेंगे, दोनों डिस्टिंक्ट हों, ऐसे कैसे पिक करेंगे। आप सुने जरा, आप फ्रूट लेने जाते हैं, आपसे कोई कहेगा 2 पिक कर लो, तो आप उसमें से कोई भी 2 पिक कर लेंगे ना फ्रूट में से, बस ऐसे ही पिक कर लेंगे अच्छे अच्छे से कोई। मिसाल के तौर पे जरियाब साहब, मिसाल के तौर पे आपके पास डेटा दिया हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डेटा दिया हुआ है, अब आप छोड़ दें, इसका ग्राफ बना हुआ था नहीं बना हुआ था, हमें इनको लेबल करना है, कौन सा किस लेवल पे जा रहा है। ठीक है, तो अलीशेर एक मिनट, मैं जरा आपको आंसर, इसके लेबल नहीं हुआ, आपसे कहता है कि इसके क्लस्टर करो। ठीक है, और 2 क्लस्टर करने हैं आपको, मैंने बता दिया, फिलहाल मैंने कहा 2 क्लस्टर करो इसके। तो आप इनिशियली कितनी सीड लोगे? 2 क्लस्टर, जरियाब साहब आंसर दो। इसके 2 क्लस्टर करने, तो कितने कितने इनिशियल सीड लोगे? बिल्कुल सही है, 2 लोग। मैं दरियाब को स्पेशली नहीं पढ़ा रहा, बाकी लोगों को भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बिल्कुल 2 सीड लोगे। अगर मैं कहता 3 क्लस्टर बनाने हैं तो आप 3 सीड लेते हैं इसके। अब सवाल यहाँ पे यह है कि वो सीड जो शुरू में पिक किया जाएगा वो कहाँ से पिक किया जाएगा। ठीक है, तो वो सीड में मतलब हमसे मुराद बुक ये रिकमेंड करती है कि वो सीड आप डेटा में से ही पिक कर लें। मिसाल के तौर पे उसमें से पहला सीड आपने ये पिक कर लिया, दूसरा सीड ये पिक कर लिया, सही है, डेटा से पिक कर लिया, और तीसरा सीड। अब हमें नहीं पता कि ये ग्राफिकली क्या शो कर रहा हो, कहाँ शो कर रहा हो। हमने अपनी मर्जी से 3 सीड पिक कर ली। ना समझो कि ये वाला डेटा इसके करीब लिखा हुआ तो उसके करीब ही होगा, ग्राफ में भी जरूरी नहीं कि इसके करीब लिखा हुआ तो उसके करीब हो, ग्राफ तो कुछ और ही चीज प्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमने 3 सीड पिक कर लिए, इस वक्त हमने तीनों सीड डेटा से ही पिक किया है, सुनने की कोशिश करना। अब हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये जो μ1 है, सीड नंबर 1 है μ1, और ये μ2 है जो सीड नंबर 2 है, और ये जो μ3 है सीड नंबर 3 है। ठीक है, अब आप हर एक का डिस्टेंस इससे निकालेंगे, पहले μ1 से। जैसे ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक डेटा था, इसका डिस्टेंस आप μ1 से निकालेंगे, फिर इसका ही डिस्टेंस आप μ2 से निकालेंगे, फिर इसका ही डिस्टेंस μ3, क्योंकि पहले वाले को तय तो करो किसके अंदर बिलोंग करता है। ऐसा ना समझो कि ये डेटा में ऐसे रखा हुआ है, इनका डिस्टेंस निकलेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस से, और जिसके साथ ये करीब नजर आएगा यानी डिस्टेंस कम होगा, उसको हम उस क्लास, इस वाले डेटा को उस क्लास में मार्क कर दें। मिसाल के तौर पे ये वाला डेटा जो है μ3 में मार्क हो गया। ठीक है, μ3 में ये क्लस्टर नंबर μ3 का पार्ट है। फिर यही काम हम इस वाले के साथ करेंगे, फिर यही काम हम इस जो सीड लिया है ना, और सुनना, इसको भी हम मार्क करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो डायरेक्ट, लेकिन जब ये इसको मार्क करेंगे तो ये अपने आप से ही मैच हो जाएगा। फिर इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, सबको करेंगे, और हर एक के लिए क्लस्टर तय कर देंगे कि कौन सा डेटा किस क्लस्टर में है। समझ में आई बात है? अगली बात सुनना। तो हो सकता है मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि x1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, x3, ठीक है, x1, x3, x5 और x10, x10 ये जो है, सॉरी यार राइटिंग के लिए बहुत मुश्किल होती है लिखना, ये जो है ये हमारे पास मिसाल के तौर पर μ1 से बिलोंग करते हैं, और इसी तरह से x2, x6, x11 एंड सम अदर्स, ये जो है ये μ2 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिमिलरली 2 ही थे, 2 क्लस्टर हमने अभी इस वक्त 3 किए, तो तीसरा भी लिख लेता हूँ मैं। तो सपोज करो कि x7, ठीक है, x8, x12 आर बिलोंग टू μ3। ये समझ में आती बात है? मिसाल के तौर। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, मीन निकाल के नया μ2 निकालेंगे, यानी ये μ2 से बिलोंग करते तो नया μ2 निकालेंगे। अब जो μ2 नया आएगा, μ के लिए मैंने यहाँ प्राइम लगा दिया। ठीक है, इस तरह इसका भी आप मीन निकालेंगे और इस बेसिस पे μ1 निकालेंगे। जो μ1 न्यू आएगा, और ये जो निकालेंगे, ये जो μ3 जो नया μ3 आएगा,
ये यकीनन अब जब नए आएंगे तो ये तो डेटा के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं, पहला वाला तो चलो फिर भी आपने डेटा में एग्जिस्ट करा दिया, क्या मीन निकालने के बाद ये डेटा में एग्जिस्ट करेंगे ये सेंट्रोइड? डेफिनेटली नहीं करेंगे, तो कोई नई चीज आ जाएगी, सबका मिक्सचर, सही है। तो इसलिए डेटा के अंदर सेंट्रोइड का होना या ना होना कोई मीनिंग नहीं रखता, ये बात कंफ्यूजन की बिल्कुल नहीं है। ना सोचो कि ये डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये डेटा से बहुत दूर ले लिया जाए, डेटा ये है और आपने यहाँ ले लिया, तो डेफिनेटली ये क्लस्टर सेंट्रोइड तो होगा, लेकिन इसको आस्ते आस्ते अपने एक्चुअल पोजीशन में आने के लिए इटरेशन बहुत ज्यादा चाहिए होगी, अगर आपने रेंडमली यहाँ पिक कर लिया। और अगर आपने इनिशियल सीड ही डेटा में से पिक कर लिया तो फिर उसके लिए इटरेशन कम चाहिए होगी। ये बात समझ आ रही है मैं क्या करूँ? और उसके बाद जो मीन आएगा ना अगला, वो डेटा के अंदर ही कहीं से होगा, यानी बाहर नहीं चला जाएगा, वो यही कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा जो मीन निकालेंगे। लेकिन अगर आपने इनिशियल सीड जो है वो इंस्टेड ऑफ कि यहाँ, यानी जो इन्होंने ली थी इनिशियल सीड, मिसाल के तौर पर उसी स्लाइड पे चला जाता हूँ, इन्होंने जो इनिशियल सीड ली थी तो ये तो इन्होंने अपनी मर्जी से रैंडमली पिक किया था ना, कि आउटसाइड द डेटा था लेकिन बहुत करीब था। ऐसा भी तो होता है कि कोई इनिशियल सीड ले और यहाँ पे ले ले, कोई इनिशियल सीड ले और यहाँ पे ले ले, अब क्या होगा? ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, अब आप डिस्टेंस ही तो निकालना है, निकालते रहे डिस्टेंस। लेकिन ये वाला जो सेंट्रोइड है, इसको अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने के लिए इटरेशन बहुत चाहिए होगा। जो आप कह रहे हैं कब रोकें, तो रोकने के लिए जो इटरेशन करेंगे ना वो बहुत सारा चाहिए होगा, समझ आई बात है। और अगर आप इसके बजाय इनिशियल सीड इसी डेटा में से कोई पिक कर ले, भले गलती हो लेकिन इनिशियल इसी डेटा में से पिक कर ले, तो वो बेसिकली इटरेट जल्दी हो जाएगा। और जब इसके क्लस्टर बन जाएंगे और इसके क्लस्टर बन जाएंगे तो अगला जो मीन होगा वो यकीनन डेटा से बाहर होगा, लेकिन डेटा के डोमेन के अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह से इटरेशन कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये बेसिकली जरिया सबका आंसर है, मुझे मतलब समझ आया नहीं आया, लेकिन कोशिश की है समझाने की। It is not basically difficult task. You will select the initial seed from the inside the data. It is good for minimum of iteration. ठीक है? अली शेख साहब ने कहा सर 1 मिनट माइक खोल दें। अच्छा चलो खोल देते हैं, गाने नहीं सुना देना यार, खोल देते हैं भाई, खोल देते हैं जी। अली शेख को बोलना, अली शेख बोलो सर। आवाज एक काम करता हूँ, सबसे बंद करके अली शेर को खोल, ठीक है? खोल दो, अली शेर को ही खोल देते हैं खाली। अली शेर में शेर बना हुआ है। अली शेर अब आप बोल सकते हैं। सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर हमने डेटा के अंदर से ही अपना सेंट्रोइड लिया, अब अगली मर्तबा जब हम सबका मीन लेंगे तो हमारा सेंट्रोइड चेंज होगा, तो वो जो हमने डेटा में से लिया वो तो चीज नहीं हटेगी ना, फिर उससे भी तो हम कंपेयर करेंगे ना हमारा सेंट्रोइड जो आएगा। नहीं, जब हम सेंट्रोइड पहला वाला जो डेटा, हाँ कंपेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो तो डेटा एक्चुअल डेटा में से ही लिया था ना हमने। जी 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 जी, बेसिकली उसको अब हम सेंट्रोइड नहीं कहेंगे, लेकिन वो एज अ डेटा तो ट्रीट होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा, कंपेयर करेंगे। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने 3 कंडीशन बताई थी रोकने की, तो हम किसी भी एक कंडीशन पे रोक सकते हैं? जी जी, किसी भी, लेकिन जब हम एल्गोरिथम चलाएंगे तो एसएससी को यूज करते हैं। और सर मेरा एक लास्ट सवाल है कि ये हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं ना एक तरह से। बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं की जाती, वो रिग्रेशन के लिए नहीं होती? नहीं, रिग्रेशन के लिए नहीं। सही है, क्योंकि मैं ये पूछा था कि हमारे पास टारगेट वाई तो दिया हुआ नहीं होता, तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा डेटा दिया हुआ है कि वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन? नहीं, तो जब आपको कहा जाएगा ना कि आपने इसकी क्लस्टर बनाने, तो इसका मतलब यही है कि आप उसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करें। उसकी टारगेट क्लास, गौर सुनो, उसकी टारगेट क्लास ढूंढ रहे हैं, जिसकी टारगेट क्लास ढूंढी जाती है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की कैटेगरी में चला जाता है। आप उसको खुद क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, सही है? ठीक है सर समझ आ गया। और किसी ने पूछना तो बता दो, मैं उसकी माइक भी ओपन करता हूँ। और सर एक सवाल और याद आ गया। बोलो, क्विज कहाँ से होगा? सर हमें ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने क्लस्टर लेने हैं? ये अभी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। इज अ डिफिकल्ट से मुराद है कि मतलब अभी बताना जरा डिफिकल्ट होगा। मैं अभी ये डिस्कस करूंगा अगर टाइम हमारे पास रहा। माशाल्लाह क्वेश्चन होते हैं। किसी और ने भी अगर बात करनी तो मैं माइक खोल देता हूँ।
जरियाब साहब की माइक ओपन कर देता हूँ, मैं तुम्हारा म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो जी, म्यूट कर दिया जरियाब साहब की। जरियाब की माइक ओपन करें। जरियाब आईडी लिखिए, नाम लिखा जरियाब, फाइंड जरियाब, ZZARY, जरियाब साहब की माइक ओपन कर देते हैं। जी जरियाब साहब, जी जरियाब साहब बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, और सवाल मेरा यही था कि अगर हम लोग देखें रैंडमली पिक कर रहे हैं डेटा में से दोनों अपने सीट्स। जी बोलो। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। तो सर अगर ऐसा हो कि जो 2 सीट्स हमने पिक किए हैं रैंडमली, वो एंड में जाके एक ही क्लस्टर का पार्ट निकले, मैं उस पर कंफ्यूज था। ये कहलाता है लोकल मिनिमा प्रॉब्लम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम अच्छा, आगे पढ़ेंगे। इनका सवाल बहुत ही बस जबरदस्त है भाई, समझ में आई सर बात ये? यही प्रॉब्लम थी मुझे। इनका सवाल ये है कि ये बहुत आगे की सोच रहे हैं। तो ये बेसिकली एक इशू है कि आपने एक सीट ये ले लिया और एक सीट ये ले लिया इनिशियली। तो हो सकता है कि ये दोनों लेने की वजह से, हालांकि क्लस्टर हमें ये बनाने थे, क्लस्टर ये बनने थे, लेकिन इनिशियल सीड गलत सेलेक्ट होने की वजह से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि इनिशियल सीड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनिशियल सीड के गलत सिलेक्शन होने की वजह से ये लोकल मिनिमम में फंस जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये अब आपके पास यहाँ चला जाए और यहाँ पे छोटा सा क्लस्टर यहाँ बन जाए, मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो इसको कहते हैं ये एक लोकल मिनिमा इशू है। लोकल मिनिमा इशू कैसे सॉल्व करते हैं ये हम इंशाल्लाह अभी आगे अगली स्लाइड्स में, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना हमारे फॉर्मूलाज वगैरह, एल्गोरिथम वगैरह, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। स्लाइड में मौजूद है कि लोकल मिनिमा कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। और किसी का सवाल है तो बताओ, मैं ओपन कर देता हूँ। हिल क्लाइंब एल्गोरिथम की तरह है जी, बिल्कुल ये एरिया ऐसा ही है। अच्छा देखो, हम आगे बढ़ते हैं। किसी का सवाल तो नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, एसएससी में अभी समझाता हूँ आसिफ कैसे। मिनिमम एसएससी में 2 नंबर सेंट्रॉइड में से एक का डिफरेंस, एसएससी है डिफरेंट चीज, मैं एसएससी समझाऊंगा अभी, 2 मिनट दे दो खाली। मैं पहले आप आओ इसके एल्गोरिथम पे। ये इसकी वर्डिंग के, आसिफ कैसे मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। ये इसकी वर्डिंग में एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इससे मुराद है क्लस्टरिंग का। ठीक है, क्लस्टरिंग का ये एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है और वो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। क्या हो गया? ठीक, कहता क्या है कि कहता है गिवन के, द के मींस एल्गोरिथम वर्क एज फॉलोज। आपको के दिया गया है, एल्गोरिथम लिख रहे हैं। एल्गो में आपको इनिशियली क्या चीज पता होनी चाहिए? इनपुट डेटा। ठीक, तो इनपुट डेटा क्या होगा यहाँ पे? इनपुट क्या चीज होगी? 2 चीजें इनपुट लेंगे आप अपने एल्गोरिथम को रन करने के लिए, या जब भी आप कोड लिखेंगे ना, जब आप कोड लिखेंगे तो आप, यानी कोड लिखने से मुराद ये है कि जब आप पाइथन यूज करेंगे तो के मीन तो बना हुआ है उसमें, तो आपसे 2 चीजें पूछेगा कि क्या आप एक तो डेटा पास करें उसमें से, और कितने क्लस्टर बनाने। अगर आप उसको क्लस्टर नहीं देंगे ना तो फिर वो क्लस्टर कितने बनाने वो खुद ढूंढेगा फिर उसके अंदर। सही है, तो ये 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आपसे 2 इनपुट है, एक तो ये कि डेटा क्या है और कितने क्लस्टर बनाने हैं। तो इसने कहा चूज के रैंडम। आपने कहा कि मुझे के क्लस्टर बनाने हैं, तो इनिशियली क्या किया जाता है? चूज के रैंडम डेटा पॉइंट सीड्स टू बी द इनिशियल सेंट्रॉइड क्लस्टर सेंटर। समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या होगा? ये जर्नल लिखा हुआ, अभी मैं इसको और स्पेसिफिक करूंगा एल्गोरिथम को। सबसे पहला क्या होगा कि आपने इनिशियल सीड्स जो हैं वो ढूंढी क्लस्टर बनाने की, वो आपने तय कर ली। उसके बाद असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। उसके बाद जो डेटा सेट दिए हुए हैं उनको उनके क्लोजेस्ट जो सेंट्रॉइड हमने ऊपर वाले स्टेप में तय किया उनसे मार्क कर दिया कि उसको उसके क्लस्टर में डाल दिया। फिर रिकम्प्यूट द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को रिकम्प्यूट किया यूजिंग द करंट क्लस्टर मेंबरशिप, कि वो सेंट्रॉइड जिस क्लस्टर का हिस्सा बना है उस क्लस्टर को इस्तेमाल करते हुए इस सेंट्रॉइड को रिकैलकुलेट करेंगे। कैसे? मीन निकाल लेंगे उस क्लस्टर का। इफ अ कन्वर्जेंस क्राइटेरियन इज नॉट मेट, यानी अभी कन्वर्ज नहीं हुआ है, यानी सेंट्रॉइड में डिफरेंस ज्यादा आ गया है, या एसएससी अभी छोटा नहीं हुआ है,
तो रिपीट स्टेप नंबर 2 एंड 3, तो आप स्टेप नंबर 2 एंड 3 दोबारा करें, क्योंकि अब हमें स्टेप नंबर 1 दोबारा थोड़ी लेना है, के तो हमने ले लिया है, उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे ये काम करना शुरू कर दें। ठीक है, ये एक सिंपल एल्गोरिथम है जिसको इसने आगे भी समझाया है फर्दर। वो क्या है कि के नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है, बनाने हैं आपने। और देखो ट्रेनिंग डेटा जो दिया हुआ है इसमें कहीं भी वाई लेबल नहीं दिया हुआ, वरना नॉर्मली होता है x1 और y1, x2 और y2, यानी लेबल भी यहाँ पे लेबल नहीं दिया हुआ। तो आपके पास टोटल m डेटा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और x जो है वो उसके कितने एट्रीब्यूट गौर सुनिएगा। मतलब ये मैथमेटिक्स से हमें भागना नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम समझें कि जो लिखा हुआ उसकी बात, उसका मकसद क्या है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो चीज ऊपर दी गई ना, ये पहले डेटा को शो कर रहा है, पहले डेटा को, ठीक है। ये कह रहा है ये दूसरा डेटा है, दूसरा इंस्टेंस है, ये mth इंस्टेंसेस, यानी डेटा की तादाद जो है वो m है, m फॉर मॉम। अब एक बात मुझे ये बताओ कि इस जुमले का क्या मतलब है, सिर्फ इतने वाले पार्ट का, इस जुमले का क्या मतलब है, यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं मैथमेटिकली, अगर समझ आती है बात। मतलब xi बिलोंग टू Rn, इस जुमले के पीछे क्या चीज छुपी है मैथमेटिकली। मतलब हमें कोई फायदा ना भी हो लेकिन समझ आए तो ना। रियल नंबर तो है, ये तो है, रियल नंबर तो है, लेकिन n जो दिया हुआ है n ऊपर, यहाँ पर इसने वो बात सही आसिफ कसी, रियल नंबर तो चलो मान लेते हैं कि r लिखा हुआ है, रियल नंबर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर इसने इसको m लिखा है और यहाँ पर n लिखा है, इनमें क्या फर्क है। डेटा की तादाद तो m है, देखो यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी डेटाज आर देयर, x1 x2 एंड सो ऑन xm, m डेटा है, और यहाँ लिखा है xi बिलोंग टू Rn। मैं इस पे मतलब आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैथ्स लिखी हो ना उस समझ आती हो हमें। बिल्कुल, ये अली शेर साहब ने भी सही आंसर दिया और जरियाब साहब ने भी सही आंसर दिया था। ठीक है, जावेद है आपके आंसर सही नहीं है, और टोटल वैल्यू कायनात अभी ये मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा आप सही आंसर की तरफ। अली शेर ने बिल्कुल सही आंसर दिया और जरियाब ने भी सही आंसर दिया। देखें, मैं समझाने की कोशिश कि आपके पास जो डेटा है वो तो m है, लेकिन हर डेटा की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी एट्रीब्यूट्स जो है वो n एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब हमें समझ आना चाहिए कि क्या बात हो रही है, नहीं भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो मैथ्स लिखी भी हो ना वो आपको समझ आती हो क्या बात हो। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास ये पहला डेटा है x1 है, ठीक है, आपके पास ये दूसरा डेटा है x2 है, और इस तरह से कितने डेटा हैं आपके पास xm डेटा है। ये तो बात तय हो गई ना, m डेटा है, बिल्कुल सही, ये बात सही है, ये जो अभी जो वजाहत का आंसर आया वो सही है। और ये जो पहला डेटा है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इस एट्रीब्यूट्स की तादाद जो है वो n है, ये बताना चाह रहे हैं। मतलब समझने की बात है, बाकी तो नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ दूसरे वाले एट्रीब्यूट्स भी n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो xi है, बन गया, ये जो xi है ये बेसिकली किस वाले डोमेन से बिलोंग कर रहा है, इसकी डायमेंशन क्या है, हर एक की डायमेंशन क्या है, हर एक की डायमेंशन n डायमेंशन है, यानी हर एक n डायमेंशन के अंदर है। और ये खुद कितने साइज में है, ये खुद m साइज में। मेरे ख्याल समझ आ गया होगा कि हर डेटा के एट्रीब्यूट्स हैं, बिल्कुल सही है, ये आप मेरे ख्याल आपको समझ आ गया, दो लोगों ने सही आंसर दिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक फॉर्मल एल्गोरिथम जो कि बुक में लिखा हुआ है और कहीं आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, यही बात इन्होंने भी समझाने की कोशिश की, वो हम पढ़ लेते हैं। और वो ये है कि फॉर्मल डेफिनेशन, अगर ये ब्लू वालों को हम अगर कंसीडर ना करें तो मैं इसको अगर कट कर दूंगा तो वापस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये